ठीक है, तो चलिए पिछले दिन जो चीज़ें पढ़े थे उसको हम एक बार तुमको रिमाइंड करवा दे रहे हैं कि पिछले दिन की जो चीज़ें थी उसमें क्या था भाई। ट्रायंगल लॉ में मैं क्या बोला था कि अगर अगर मान लो कहीं पर दो वेक्टर है, अगर मान लो कहीं पर दो वेक्टर है, एक है ये तुम्हारा वेक्टर ए, ठीक ना, और एक दूसरा वेक्टर है तुम्हारा, मान लो क्या, कि वेक्टर बी, ठीक ना, एक दूसरा वेक्टर है मान लो तुम्हारा वेक्टर बी। और इस ए और बी के बारे में क्या कह रहा है कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब एक लाइन में मान लो ये माथा अगले का पैर, फिर इसका माथा इसके ऊपर अगले का पैर, है ना। तो क्या कहा था कि अगर ये दो ए बी दो वेक्टर है तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है और अपोजिट ऑर्डर में होता है। अपोजिट ऑर्डर में होने का क्या मतलब हुआ, अपोजिट ऑर्डर में होने का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका वेक्टर है तो इसको अपोजिट ऑर्डर में करना है, मतलब इसका माथा से माथा टकराना है और पैर से, तो इसको हम उल्टा लगाएंगे कि सीधा लगाएंगे, इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे यहाँ लगा देंगे तो माथा से माथा टकरा जाएगा और पैर से पैर टकरा जाएगा, है ना। अब क्या बोला था मैं आपको कि अगर बेटा ये वाला वेक्टर ए है तुम्हारा और ये वाला वेक्टर बी है तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा साइड होगा और हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। इसी में मैं आपको क्या बोला था कि अगर ए और बी के बीच का एंगल, अगर ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल का मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ए और बी के बीच का एंगल का मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल अगर थीटा था तो मैं आपको बताया था कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आर होगा वो आर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और दूसरा चीज क्या मैं बताया था कि अगर वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर क्या निकाले थे कि tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना चीज मैं बताया था तुमको पिछले दिन। अब इसी में एक चीज और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम ये ए प्लस बी का बात किए हैं तब, लेकिन मान लो कि अगर ए माइनस बी रहे तब कैसे बात की जाएगी। तो देखो कि मान लो कि ये है एक वेक्टर ए और ये एक दूसरा वेक्टर जो है, ये एक दूसरा वेक्टर है यहाँ से वेक्टर बी, ठीक ना। तो मैं आपको क्या बोला था कि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो उसको हम लोग माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो अगर ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो जो हमको माइनस बी लिखना होगा, जो हमको माइनस बी लिखना होगा वो यहाँ से हम लोग इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इस दोनों का लेंथ देखो बराबर है और लेंथ बराबर है तो अगर भाई साहब ये ऊपर वाला वेक्टर बी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर माइनस बी। यही चीज बताया था, मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट। अब देखो कि इस ए और माइनस बी के लिए ये दोनों भी ट्रायंगल का दो साइड है और सेम ऑर्डर में भी है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आपके पास, इस दोनों का रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होगा जो तीसरा साइड हो और किस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। किस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई इस वाले वेक्टर को मैंने क्या बोला कि इसको मान लो कि ये आर डैश है, तो वेक्टर आर डैश इक्वल टू जो लिखेंगे वो आर डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस बी। और ये हो जाता था अपना कितना, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। अब देखो कि अगर इसी में बात किए थे हम लोग एंगल का, तो उस वाले डायग्राम में देखो कि जो ए और बी के बीच का एंगल है, जो ए और बी के बीच का एंगल है वो है थीटा। वो कौन सा एंगल है आपका, कुछ एंगल है आपका ऐसा जो एंगल है कितना, थीटा। ये वाला एंगल है कितना, थीटा। अब देखो कि अगर हम बात करें ए और माइनस बी के बीच का एंगल, तो ए और माइनस बी के बीच का अगर एंगल करोगे तो देखो हम ए को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया आगे तो टेल से टेल मिला, है ना। अब इस ए के बाद माइनस बी के साथ जो ये एंगल है, इस एंगल को जरा सा ध्यान से देखो, ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन पे जो पूरा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में एक एंगल हो गया थीटा तो दूसरा कितना होना है, ठीक है। मैं क्या बोला कि भाई साहब यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी भी है, जो किसके बराबर में होगा, बी के बराबर में। और ए तो पहले से ही फिक्स है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ए के बराबर में है ही, है ना।
मतलब ए और बी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, खाली रिजल्टेंट का एंगल बदल गया है ना। तो जब खाली एंगल बदल गया है तो भाई साहब इसी में खाली हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर जो 180 माइनस थीटा किए बेटा, तो क्या निकल के आया तुम्हारे पास, निकल के आया आर डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल के आएगा कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 180 माइनस थीटा, आएगा कि नहीं। और इसी में अगर मान लो कि वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है गामा, तो इसी चीज में जो हम लोग मान लो कि टेन गामा का वैल्यू लिखेंगे, तो टेन गामा का वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा, बी साइन थीटा लिखते हैं। तो अब कितना लिखेंगे, बी साइन 180 माइनस थीटा, और नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो अब कितना लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और डायरेक्शन निकल जाएगा। इतना चीज हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे। अब अपने लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं। आपको बस ये चीज याद रहना चाहिए, और अगर ए माइनस बी का बात करें तो ये चीज भी आपको याद रहना चाहिए। क्लियर। चलो अब देखो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि दो वेक्टर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वेक्टर है, टू वेक्टर ए एंड बी, two vectors a and b having magnitude 5 and 6 root 2 रिस्पेक्टिवली। वेक्टर ए और बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, यूनिट में रहेगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी रहे, यूनिट लिख देना यहाँ, और यहाँ भी लिख देना यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 रूट 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 45 डिग्री, then find the magnitude and direction of their resultant. Then find the magnitude and direction of their resultant. क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है इसके रिजल्टेंट का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है। तो भाई साहब दो वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं। एक वेक्टर है क्या, वेक्टर ए, जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कह रहा है क्या, कि ये कितना दिया हुआ 5 यूनिट, है ना। और एक दूसरा वेक्टर है आपके पास क्या, वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है कितना 6 रूट 2, और दोनों के बीच का एंगल यानी कि थीटा ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। इतना डाटा तुम्हारे पास पहले से है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए तो फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग, कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब देखिए ए भी पता है, बी भी पता है, थीटा भी पता है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकाल के दिखाओ। रूट अंडर 157 सही है। देखिए रूट अंडर डालिएगा, ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 रूट 2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना डालोगे 1/√2, 1/√2 से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना रूट अंडर 25 प्लस 36 दूनी 72 और ये 60, है ना। ये आ जाएगा आपका ऐड करके कितना रूट अंडर 157, और यही हो जाएगा रूट अंडर 157 यूनिट इसका क्या मैग्नीट्यूड, है ना। अब देखिए डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि डायरेक्शन में हम क्या निकालें। डायरेक्शन में हम क्या निकालें, तो देखो बेटा कि तुम्हारे पास जो चीजें गिवन है उसमें एक वेक्टर है ये वेक्टर ए, और एक वेक्टर है ये वेक्टर बी, और इस दोनों के बीच का एंगल तुमको पता है कितना 45 डिग्री। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट होने वाला है वो कुछ ऐसा वेक्टर होने वाला है, और अगर इस एंगल को तुम अल्फा मान लो तो ये अल्फा वेक्टर ए के साथ बनाया हुआ एंगल है।
अल्फा क्या है, वेक्टर ए के साथ, तो हम लोग वही निकालते हैं, काम हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए जब निकालोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए क्या सीखे हो कि अगर tan अल्फा निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लिखे हो, बी साइन थीटा, और नीचे में कितना, a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक ना, जब वैल्यू डालिएगा तो b का वैल्यू था कितना बेटा, 6√2 इंटू साइन 45 डिग्री, है ना, और नीचे 5 प्लस 6√2 कॉस कितना, 45 डिग्री। अब देखो कि ये 6√2 और साइन 45 का वैल्यू कितना, और नीचे भी 5 प्लस ये 6√2 और कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 से 1/√2 इधर खत्म, और √2 से √2 इधर भी खत्म। ऊपर बच जाएगा 6 और नीचे बच जाएगा 5 प्लस 6 यानी कि 6/11। तो tan अल्फा इक्वल टू आया तुम्हारा कितना, 6/11। और यहीं से अगर लिखना चाहो अल्फा इक्वल टू तो कितना लिखोगे, tan इनवर्स 6/11। बातें समझ में आई कि नहीं आई, बातें समझ में आई कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का आपका तरीका था। कोई भी वेक्टर रहेगा तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होगा, और डायरेक्शन कितना होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। अब देखो कि इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसीलिए a खाली है। अगर मान लेते हम कि वेक्टर b के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ b आ जाता और b की जगह a हो जाता। समझ रहे हैं बात, ऐसे ही हम लोग काम किए थे, नहीं समझिए। मैं कहा था कि आपको कि मान लो कि ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, तो रिजल्टेंट तुम्हारा ये हुआ था r। तो इसमें हम लोगों ने इस एंगल को माना था अल्फा। अगर इसी एंगल को तुम अल्फा मान लेते, इसी एंगल को तुम अल्फा मान लेते, तब ये कहानी क्या होती, पलट जाती, a और b रिप्लेस हो जाती। ठीक ना, हाँ, तो a और b नंबर में रहेगा तो वही नंबर एक्सचेंज हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से काम क्या किए थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे। अब अगर इस एंगल को तुम अल्फा मान लोगे, तो इस एंगल को जब अल्फा मानोगे तो ये काम किए थे कि नहीं, tan ये लिखे थे तुम, देखो अगर मान लो कि इसको अल्फा नहीं मानो, इसको अभी बीटा मान लो, ठीक ना, तो बीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कभी लिखे थे, थीटा। तो यहाँ से अगर बीटा इक्वल टू लिखोगे तो थीटा माइनस अल्फा लिखोगे, है ना। और तुम जरा सा ध्यान से देखना, अगर तुम इसमें पढ़ोगे बीटा इक्वल टू थीटा माइनस tan इनवर्स, जो भी आएगा वैल्यू वो लिखोगे, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में तुम इसका फॉर्मूला पढ़ोगे कि पलट जाता है खाली कहानी, साइन 90 माइनस थीटा टाइप का कुछ पढ़े हुए हैं। 12th में अभी मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिगो में है ये सब कहानी, समझे। तो इस सब को देखिएगा जरा, वैसे ये बहुत ध्यान देने वाली बात नहीं है, ये आसान होता है यही से निकालने का, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा लगा देंगे, बहुत ही आराम से क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो कि ये था तुम्हारा क्या, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े थे, याद कितना चीज रखना है, तो याद हमेशा आता है इसका क्या, याद इसका जरूरत पड़ता है हमेशा किस चीज का, तो जरूरत पड़ता है इसके स्टेटमेंट का। और स्टेटमेंट में क्या पढ़े थे बेटा, कि स्टेटमेंट में पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर लिया जाए, दो वेक्टर लिया जाए, एक वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर बी जो सेम ऑर्डर में हो, तो हमेशा ध्यान देना कि जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एक तीसरा वेक्टर होगा जो इस ट्रायंगल का साइड हो। तो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड कैसा, कुछ ऐसा बनेगा, और अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अपोजिट ऑर्डर में होने के लिए यहां से इस वेक्टर के टेल को जोड़ना पड़ेगा और इसके हेड को इसके हेड से जोड़ना पड़ेगा, है ना। तब ये हो गया तीसरा अपोजिट ऑर्डर में। और जब अपोजिट ऑर्डर में होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ए, इसी को वेक्टर ए, और यही क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बात समझ में आई, आई कि नहीं समझ में। अब देखो कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में रहे, ठीक ना, अगर क्या रहे, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहे चीज। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या, कि सर अगर दिया रहे वेक्टर ए बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ रहे तुम्हारे पास क्या, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और जैसे ही कहे कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
तो सीधे सीधे ये ध्यान में रखना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर में। अब देखो भाई कि जैसे ही वेक्टर ए प्लस बी करोगे तो ए के जगह पर डालोगे तो कितना आ जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और प्लस का साइन है, वेक्टर बी डालोगे कितना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप। आएगा कि नहीं आएगा? अब जब आ जाएगा तो देखिए, तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जोड़िएगा, तो आई कैप दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, x1 प्लस x2 आई कैप, है ना, प्लस जे वाले के साथ तो y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा, जे कैप, और प्लस इसी तरीके से z1 प्लस z2 कितना आ जाएगा, के कैप। अब देखो ये निकल गया तुम्हारा रिजल्टेंट, ठीक ना। अब कोई आदमी कहे कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, तो रिजल्टेंट में देखो कि इस पूरा को x मानो, x के जगह पर है, इस पूरा को क्या मानो y, और इस पूरा को क्या मानो z, यही तो है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में। अब कोई भी वेक्टर अगर r इक्वल टू होता था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आप याद करिए आप इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखते थे भाई, मैग्नीट्यूड लिखते थे कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। तो यहाँ देखो कि अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कोई आदमी कहे लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर x1 प्लस x2 का प्लस y1 प्लस y2 का और प्लस z1 प्लस z2 का। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी चीजें समझ में आ रही है? तो अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे दे दो वेक्टर और तब कहे कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, अपना काम हो जाना है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में दिया रहे तो पिछले क्वेश्चन में देखे कि कैसे रिजल्टेंट निकालना है, क्लियर। अब देखो कि ये था तुम्हारा ट्रायंगल लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट। अब जो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक था आपका दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर में क्या था, पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा में नंबर में क्या था, पैरेलोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो कि ये पैरेलोग्राम क्या कहता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पैरेलोग्राम वाला लॉ क्या कहता है, इसका पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर डायग्राम को समझेंगे और फिर इसके डेरिवेशन को समझेंगे कि कैसे कैसे काम करना है। अगर पीछे आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आया है, ठीक ना, तो निश्चित रूप से ये समझ में आएगा, रिजल्ट एक ही आता है, चाहे पैरेलोग्राम लॉ रहे चाहे ट्रायंगल लॉ रहे। अब देखो इसमें क्या क्या रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है कि इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए and vector b are corresponding side of a parallelogram, are corresponding side, are corresponding side of a parallelogram having same initial point, having same initial point, then their resultant be, then their resultant be the diagonal of that parallelogram with same initial point, with same initial point। अब देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है पैरेलोग्राम लॉ के स्टेटमेंट में, कह रहा है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर क्या होगा, किसी भी पैरेलोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम। तो सेम इनिशियल पॉइंट से अगर हम दो वेक्टर का बात करें, अगर हम सेम इनिशियल पॉइंट से हम दो वेक्टर का बात करें तो ये देखो, तो एक वेक्टर होगा ये, इसको बोलते हैं वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर होगा ये लग रहा है पैरेलोग्राम के जैसा कि नहीं लग रहा है, पैरेलोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लग रहा है, अभी तक सर नहीं पता चल रहा है। चलो अभी बस इतना जानो कि ये वाला है वेक्टर ए और ये वाला है वेक्टर बी। अब देखो हम इसको पैरेलोग्राम बना के दिखाते हैं, ये कौन से पैरेलोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। अब देखिए लग रहा है कि नहीं पैरेलोग्राम,
अब बताइए कि इस पैरेललोग्राम का ये दो वेक्टर ए और बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है कि नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो कह रहा है क्या कि देन देयर रिजल्टेंट विद द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, डायगोनल होगा। अब देख लो इसमें डायगोनल दो, एक ऐसा डायगोनल एक ऐसा डायगोनल, लेकिन कह रहा है क्या कि विथ सेम इनिशियल पॉइंट से जो हो, तो सेम इनिशियल पॉइंट से जो तुम्हारा डायगोनल होगा वो डायगोनल कैसा होगा, यहां से इनिशियल पॉइंट होगा और ये वाला डायगोनल का बात किया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। कह रहा है क्या कि कोई भी पैरेललोग्राम, अब देखो बात सुनो ऐसे कि कहे कि दो वेक्टर है ए और बी, पैरेलल शिफ्ट करके टेल से टेल को मिला दो, ठीक है। अपने मन में उस दोनों साइड को पैरेललोग्राम का साइड मान करके आप एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक ना। और इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लीजिए तो इसी इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल होगा उसी डायगोनल को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। इसी डायगोनल को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर बोलेंगे। और यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया बात। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर इस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड निकलेगा, इस रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन निकलेगा, तो कैसे निकालना है इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो ये पैरेललोग्राम लॉ है, स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बस याद रखना है। क्या कि कह रहा है क्या कि दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम का दो साइड है ए और बी, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, कहां से, तो सेम इनिशियल पॉइंट से। समझ में आ रही है बात। इतना में कोई दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए। अब इस रिजल्टेंट का हम लोगों को क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो देखिए बात करेंगे किस चीज के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का। तो पहले देख लो डायग्राम कैसा होगा। तो डायग्राम में देखिए क्या था बेटा कि आपका दो वेक्टर था, एक वेक्टर था कुछ ऐसा वेक्टर ए, और यहां से एक वेक्टर था कुछ ऐसा, इसका नाम रखे थे क्या, वेक्टर बी। मैं बोला था क्या कि ये दोनों वेक्टर अगर जैसे ही आपको दिखे कि पैरेललोग्राम का दो साइड है तो इस दोनों को साइड मान करके एक मन में ही क्या करिए, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही मन में पैरेललोग्राम ड्रॉ करिएगा तो इसका दो डायगोनल आपको दिखने लग जाएगा। दो डायगोनल में उस डायगोनल को पकड़िए, उस डायगोनल को पकड़िए जो डायगोनल क्या हो, सेम इनिशियल पॉइंट से हो, जो डायगोनल क्या हो, सेम इनिशियल पॉइंट से हो। तो सेम इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से डायगोनल को पकड़ेंगे ये वाला डायगोनल आ जाएगा, है ना। तो अब क्या कहे कि अगर इसको बोले थे वेक्टर ए, इसको बोले वेक्टर बी, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब मान लो क्या कि ए और बी के बीच का जो एंगल है, लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। मान लिए क्या कि ए और बी के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, देखो टेल से टेल यहाँ जुड़ा हुआ है, और टेल से टेल जुड़ा हुआ है तो अंदर वाला ही एंगल छोटा है, इसीलिए इसी को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। बोला था क्या कि टेल से टेल को मिलाओ या हेड से हेड को मिलाओ, और तब जो छोटा वाला एंगल हो वही क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। कर दिए भाई थीटा। अब यहाँ पर काम क्या करना है ये चीज देखिए। तो काम क्या करना है कि आप इस वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ से एक्सटेंड कर दिए, और इसको एक्सटेंड करने के बाद आप इस वर्टेक्स से इस पर क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। समझ में आया बात। अब देखो कि हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो जब हम इसका नाम लिखना शुरू करेंगे, तो देखो इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो Q, इसका नाम रख लो M, इसका नाम रख लो N, और इस पॉइंट का नाम रख लो O। कोई दिक्कत है, नहीं। आप बताइए कि ये PMNQ जो है, PQMN ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। तो अगर भाई साहब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो बराबर में है पीएम के, तो ये पीएम बराबर हो जाएगा क्यूएन के, हो जाएगा कि नहीं।
पीएम और क्यूएन क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है। दूसरी बात देखिए कि जब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का, तो ये है किसके बराबर में? पी क्यू, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो है ये किसके बराबर में है? पी एन के बराबर में, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर। जरा सा मेरे साथ ये आओ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगा कि नहीं होगा? होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये भी एंगल अगर थीटा हुआ, तो अब तुम देख लो कि फिर से कहानी कल वाली हो गई। एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है और एक यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, और इसी छोटा बड़ा ट्रायंगल को जब लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो काम हो जाएगा तो भाई साहब सबसे पहले बात करेंगे किस चीज में? इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो एन क्यू ओ में, एन क्यू ओ में। और इस एन क्यू ओ में जैसे ही तुम निकालोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? एन ओ। परपेंडिकुलर कितना है? एन ओ। और हाइपोटेन्यूज कितना है? क्यू एन, है ना? हाइपोटेन्यूज कितना है? क्यू एन। अब देखिए जरा सा ध्यान से कि ये जो साइन थीटा है, ये एन ओ हमको नहीं पता है, लेकिन क्यू एन के बारे में हमको पता है कि ये किसके बराबर में है? बी के बराबर में। और यहाँ से एन ओ बराबर जो आ जाएगा, बी को इधर लेके आ जाओगे तो कितना आ जाएगा? बी साइन थीटा। आ जाएगा कि नहीं? इसी में देखो भाई, इसी ट्रायंगल में अगर तुम्हारा मन हो लिखने का कॉस थीटा, इसी ट्रायंगल में अगर लिखने का मन हो तुम्हारा क्या? कॉस थीटा। तो जैसे ही कॉस थीटा लिखोगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? बेस बाय हाइट। तो बेस देखो कितना है? क्यू ओ। और हाइपोटेन्यूज कितना है? क्यू एन। तो देखिए इसमें कि कॉस थीटा इक्वल टू, हमको क्यू ओ के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्यू एन के बारे में पता है, ये कितना होता है? बी के बराबर में। जब बी को आप इधर लेके आ जाइएगा तो यहाँ से मिलेगा क्यू ओ इक्वल टू कितना? बी कॉस थीटा। इतना में कोई दिक्कत? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में बात किए हैं। अब देखो कि जब यहाँ से तुम बात को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। अब जैसे ही तुम बड़े वाले ट्रायंगल में आओगे, किसमें? पी एन ओ में। इन ट्रायंगल पी एन ओ, इस पी एन ओ में देखो कि जो पी एन है वो हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है? पी एन हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल पे, ठीक ना? देखिए आप, पी ओ बेस है और जो एन ओ है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर और प्लस एनओ के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये कौन कहता है भाई? तो ये कहता है कौन? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो ये कह रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे? पी एन का स्क्वायर इक्वल टू, इस पीओ को देखो कि यहाँ से यहाँ तक पीओ को हम दो पार्ट में पी क्यू प्लस क्यू ओ लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? इस पी क्यू और प्लस क्यू ओ को जोड़ेंगे तो पीओ हो जाएगा, है ना? तो इसको भाई क्या करें? लिख दे कितना? पी क्यू और प्लस क्यू ओ का होल स्क्वायर और प्लस एन ओ का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पी एन का वैल्यू पता है, पी क्यू का वैल्यू पता है, क्यू ओ का वैल्यू पता है, और एन ओ का वैल्यू भी, सबका वैल्यू डाल के सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जरा सा कॉपी निकाल के करिए तो, जरा सा कॉपी निकाल के करिए तो, बस यहाँ बोर्ड से देखिए और करिए। सेम टू सेम एकदम कल के जैसा ही कैलकुलेशन है, कुछ बदला नहीं है, बस नाम बदल जाता है, पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट बदल जाता है, लेकिन कैलकुलेशन सारा सेम टू सेम रहता है। कैलकुलेशन नहीं बदलता, इसीलिए आराम से करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन करिए खुद से।
ठीक है। अब देखो क्या बोला कि इसको तोड़ो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये रह जाएगा पी एन का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू ओ का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब पी क्यू इंटू क्यू ओ और प्लस एन ओ का स्क्वायर जो है वो वैसे ही रह जाएगा। अब सबका वैल्यू डालिए यहाँ से, देखिए तो पी क्यू के जगह पर कितना है भाई ए, और पी एन के जगह पर कितना है, तो पी एन के जगह पर जब आर डालोगे तो आर स्क्वायर, पी क्यू के जगह पर ए डालोगे तो ए स्क्वायर प्लस क्यू ओ को देखो बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू के जगह पर ए और क्यू ए के जगह पर कितना बी कॉस थीटा, और एन ओ के जगह पर है आपका कितना बी साइन थीटा। अब जब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कितना प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब उसको सॉल्व करोगे लास्ट में तो तुम्हारा आया है कितना, ये देख लो। तो अभी तक जो आया है तुम्हारा वो कितना आया है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई इसमें किए क्या कि जो आर स्क्वायर था तुम्हारा उसमें से मैंने क्या किया ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखा, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर को क्या करो कॉमन कर लो, उधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो तुम्हारा 2ab कॉस थीटा है उसको तुम ऐसे ही रहने दो, है ना। अब देखिए कि जब ऐसे ही रहने दीजिएगा तो ये तो 10वीं में पढ़ा हुआ है सर, कितना होता है 1, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और यहाँ से आर इक्वल टू जब आप लिखिएगा तो स्क्वायर हट के इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, कितना हो जाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बस इतना चीज जो है आपको क्या करना है याद रखना है कि ये होता है, ठीक ना। बस इतना चीज क्या करना है आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, रिजल्ट इतना याद रखना है, और उसके प्रूफ के लिए हम लोग इतना लंबा चौड़ा कहानी लेकर के आगे बढ़े ही हैं, है ना। अब देखो कि मैग्नीट्यूड तो निकल गया सर, पहले ट्रायंगल लॉ के जैसा ही फॉर्मूला आया। जरा सा डायरेक्शन के लिए बात करें तो मान लो क्या मान लो क्या मान लो क्या कि जो वेक्टर आर है, लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, फिर से वही कहानी, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ किसके साथ वेक्टर ए के साथ। मान लिए क्या कि जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा एंगल। अब देखो ये है वेक्टर आर और ये है वेक्टर ए नीचे, तो अल्फा जो एंगल हम लोग मानेंगे वो किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, मानेंगे ना। और आप देखिए कि पी एन ओ में अल्फा पता है तो टेन अल्फा लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस में, है ना। तो जब टेन अल्फा लगाएंगे भाई तो इसमें जब तुम टेन अल्फा लगाओगे तो टेन अल्फा निकलेगा कितना परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो ध्यान से परपेंडिकुलर कितना है एन ओ और बेस कितना है पी ओ, है ना। तो जब लगाओगे एन ओ बाई पी ओ, अच्छा लग रहा है कि कोई दारू पीने के लिए बोल रहा है, नो हम नहीं पियेंगे पी ओ ठीक है। अब देखो इसमें ये टेन अल्फा इक्वल टू जब एन ओ बाई पी ओ लिखोगे तो फिर से इस कहानी को कहाँ से बढ़ाएंगे, टेन अल्फा इक्वल टू एन ओ और पी ओ को हम लोग क्या कर रहे हैं दो पार्ट में फिर से तोड़ दे रहे हैं, कैसे पी क्यू प्लस क्यू ओ में। तो जैसे ही तोड़िएगा इसको पी क्यू प्लस क्यू ओ में तो ये देखो ये हो जाएगा कितना पी क्यू प्लस क्यू ओ के बराबर। अब सबका वैल्यू डाल दो, तो जब सबका वैल्यू डालोगे तो इधर आ जाना है कितना तुम्हारा टेन अल्फा इक्वल टू, अब देखो ऊपर है क्या एन ओ, तो एन ओ के जगह पर देखिए कि आपका क्या निकल के आया है बी साइन थीटा, है ना। तो एन ओ का वैल्यू जैसे ही डालिएगा बी साइन थीटा तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बी साइन थीटा बाई पी क्यू, तो पी क्यू के जगह पर कितना था ए और प्लस कितना है क्यू ओ, तो क्यू ए के जगह पर कितना बी कॉस थीटा, देख लो जरा सा क्यू ओ के जगह पर बी कॉस थीटा है कि नहीं है, देख लो एन ओ के जगह पर ए है कि नहीं पी क्यू के जगह पे, है ना। तो ये सारा चीज का जब हम लोग वैल्यू डाल दिए तो यहाँ पर टेन अल्फा का भी वैल्यू वही निकल के आया जो पीछे निकल के आया था। समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये कहानी है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का फाइनली याद ये रखना है स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको ट्रायंगल लॉ का भी स्टेटमेंट ही याद रखना है और पैरेललोग्राम लॉ का भी स्टेटमेंट ही याद रखना है। तो क्या स्टेटमेंट याद रखता है, मैं उसको एक लाइन में रिकैप्चुलेट करता हूँ और तुमको उसके बाद एक क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर उसके बाद आज का क्लास रोकेंगे। ठीक है, अब देखो कि जो ट्रायंगल लॉ है, सीधे याद रखना क्या, कि जो ट्रायंगल लॉ है वो क्या कह रहा है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि आपके पास दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर कैसे हो, सेम ऑर्डर में। कैसे हो दोनों वेक्टर, सेम ऑर्डर में। जो तुम्हारा ट्रायंगल लॉ कहता है, वो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर हो कैसे हो, सेम ऑर्डर में हो। तो जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। तो भाई साहब दो वेक्टर बनाए, अगर दो वेक्टर बनाए, एक वेक्टर लिए ये वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर लिए ये यहाँ से वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, सेम ऑर्डर में है। तो कह रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। तो तीसरा साइड तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ तीसरा साइड होगा, लेकिन कह रहा है क्या कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अपोजिट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या पढ़े कि वेक्टर का टेल से टेल टकराना चाहिए और हेड से हेड टकराना चाहिए। तो जो इसका रिजल्टेंट लोगे, जो इसका तुम रिजल्टेंट लोगे उसके टेल को यहाँ रखोगे और हेड को इसके हेड के ऊपर में रख दोगे और यही जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये है क्या, ट्रायंगल लो तुम्हारा। इसके बाद आता है क्या, दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे आता है क्या तुम्हारा, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहता है कि दो वेक्टर हो जो क्या हो, पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो। हाँ अच्छा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है क्या कि दो वेक्टर हो और क्या हो, ये किसी पैरेललोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो। तो लो भाई फिर से, दो वेक्टर हो, एक वेक्टर लिए ये वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर लिए ये वेक्टर बी। दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा है। तो इस दोनों को मिला करके क्या करना है आपको, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है अपने मन में। तो एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम आप बनाइएगा तो कैसा बनाइएगा, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाइएगा तो कैसा, कुछ इस तरह से और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से, है ना। ये हुआ क्या, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब क्या कह रहा है कि जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल दो है, एक ऐसे और एक ऐसे, विथ सेम इनिशियल पॉइंट। इसी इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल होगा वही डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो इसी डायगोनल को पकड़ो यहाँ से, तो इस डायगोनल को जब पकड़ोगे यहाँ से, तो इस डायगोनल को जब पकड़ोगे यहाँ से, तो देखो जो रिजल्टेंट आएगा तुम्हारा, वो रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ऐसा कुछ, है ना। अब इसको अगर बोले आप वेक्टर ए, इसको बोले वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर आर। और यहाँ भी हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मिला जुला के पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ का यही कंक्लूजन है, जिस कंक्लूजन को आपको क्या करना है, याद रखना है, स्टेटमेंट को याद रखना है। रिजल्ट दोनों के लिए सेम है, मैग्नीट्यूड का रिजल्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मुझे कि अगर इस पैरेललोग्राम में हम इस एंगल को बोले थीटा, इस पूरे एंगल को बोले थीटा, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है, करता है। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। बराबर बराबर भाग में बांटता है। अब देखिए इसी पर एक छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छा। कैसे पूछा क्वेश्चन, कैसे पूछा कि कहा कि लेट टू वेक्टर्स, क्वेश्चन कैसे पूछा, कहा कि लेट टू वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी, ठीक ना। दो वेक्टर है, ओ ए और ओ बी है, ठीक ना। एंड अ थर्ड वेक्टर ओ सी bisect एंगल ए ओ बी।
एंड अ थर्ड वेक्टर ओसी है जो ए ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर along OC, along OC। अब देखो इसमें चार ऑप्शंस दे दिए, चार ऑप्शंस क्या दे दिए, चार ऑप्शन दे दिया कि अगर OA को बोला क्या, अगर OA को बोल दिया, ये OA के बारे में बोल दिया क्या, मैग्नीट्यूड। इसमें देख लो, इफ OA का मैग्नीट्यूड ये कह दिया कितना कि A है, OB का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, B है, और OC का मैग्नीट्यूड ये कह दिया था क्या है, C है। तो चार ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए में क्या कि A माइनस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी। ऑप्शन दूसरा क्या दे दिया, A प्लस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया, A माइनस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, A प्लस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी। अब ये चार ऑप्शन दे दिया, अब हमको बोल दिया क्या, सवाल बनाने के लिए। और ये सवाल बनाना है एकदम झंडू बाम, एकदम झंडू बाम सवाल है, तुरंत लगाओ तुरंत आराम। अब देखो कैसे, तो कह रहा है क्या कि तीन वेक्टर के बारे में पहले ये चर्चा कर रहा है। एक वेक्टर कह रहा है क्या कि OA है, चलो भाई माने ये वेक्टर कितना, OA, ठीक ना। इस वेक्टर को कितना माने, ये O और ये A। कह रहा है क्या कि एक दूसरा वेक्टर है भाई साहब कितना, OB, ये भी मान लिए कि ये जो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है कितना, OB। कह रहा है क्या कि एक तीसरा वेक्टर है OC जो एंगल AOB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एंगल AOB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो चल भाई एक तीसरा वेक्टर बना दे OC जो एंगल AOB को क्या करे, बाइसेक्ट करे। ये बना दिया मैंने OC, ठीक ना, ये बना दिया मैंने क्या, OC। अब देखो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डायगोनली जा रहा है। अब इसके अलोंग ये क्या कह रहा है, डायगोनली जा रहा है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा रिजल्टेंट, अगर इसको मान लें हम, OC को बोला है ये क्वेश्चन में क्या कि ये OA है आपका वेक्टर A, OB है वेक्टर B और OC है वेक्टर C। तो इस डायगोनल को ये बताओ भाई कि वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और तुम आ जाओ कि अगर हम वेक्टर C को वेक्टर A प्लस बी लिख सकते हैं, तो भाई तुमसे यही तो पूछ रहा है कि C कैप क्या होगा। OC के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब C कैप क्या होगा। तो C कैप के बारे में क्या जानते हैं, C कैप के बारे में क्या जानते हैं, C कैप के बारे में जानते हैं वेक्टर C बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही ना, R कैप इक्वल टू वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और C है किसके बराबर में, तो वेक्टर A प्लस बी और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस, मिला लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, बॉन्स कर गया सर, आया ना। पैरेललोग्राम है, जैसे ही बोला बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पैरेललोग्राम के लॉन्ग है। सब्सट्रैक्शन में बात नहीं कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन की कहानी अलग हो जाएगी। OC के एंगल बाइसेक्ट किया, इसका मतलब छोटे वाले एंगल को बाइसेक्ट किया और आगे तक, जैसे बाइसेक्ट हुआ मतलब डायगोनली जा रहा है, मतलब ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लगाएंगे, रिजल्ट सामने में। अच्छी बात है कि ये पूछा हुआ सवाल है। समझ में आया, समझ में आया तो इतना पढ़ के आइएगा। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आज खत्म हो गया। अगले दिन थोड़ा सा समझाएंगे आपको पॉलीगॉन लॉ क्या है, तुरंत 5 मिनट में समझ आ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कहानी यहाँ पर समाप्त करेंगे। उसके बाद कल के क्लास में खाली पॉलीगॉन लॉ पढ़ाएंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, ठीक है। और अगले दिन से फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स शुरू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में एक रिजोल्यूशन टॉपिक पढ़ाएंगे और फिर वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 दिन 5 दिन का और वेक्टर का क्लास आपका बचा है। 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम पढ़ाएंगे, वेक्टर खत्म, और उसके बाद 12th का अपना चैप्टर हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है। 1 दिन 2 दिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ाने के बाद काफ़ी आज के लिए, चलो ठीक।